देखिए 2026 आने वाला है और आप लोगों में बहुत सारे लोगों ने ये रिजोल्यूशन ले रखा होगा कि इस बार तो 2026 में मैं फोड़ दूंगा। बहुत सारे लोग दम भरकर बर्गर, पिज़्ज़ा, जंक खा रहे होंगे, कोल्ड ड्रिंक पी रहे होंगे कि इस बार 1 तारीख से तो मैं कुछ ऐसे डाइट प्लान में चला जाऊंगा कि अगर मुझे बाबा रामदेव जी ने भी देख लिया ना तो वो हैरान रह जाएंगे। तो कुछ लोगों ने ये सोच रखा होगा कि 1 तारीख से तो मैं सिगरेट और अल्कोहल को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, कि फ्यूचर में नेशनल ड्रग कंट्रोलर का ब्रांड एम्बेसडर तो मुझे ही बनाया जाएगा। कुछ लोग इनसे भी ऊपर हैं। उन लोगों ने इंटरनेट में वीडियोस देख रखे हैं, उन्होंने प्रिडिक्शन देख रखे हैं, वो निश्चिंत हो गए कि मेरी राशि, मेरे नंबर की लॉटरी खुलने वाली है। कुछ लोगों का ये सोचना है कि आने वाला साल जो है ये सूर्य का है, नंबर 1 का है, और मेरा जन्म तो 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख, 28 तारीख को हुआ है, तो मैं तो निश्चित बैठ जा रहा हूँ, ये साल मेरा है, मेरे पिताजी ने बुक कर दिया है, नोबडी गोइंग्स टू बीट मी। इस तरह के अलग अलग लोगों ने अपने अंदर विचारधारा सोच के रखी हुई है। अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब दो, 2025 एंड होने वाला है, कितने 9 नंबर वालों की लॉटरी लग चुकी है? और वो कौन कौन से मेष और वृश्चिक राशि वाले हैं जिन्होंने काम नहीं किया है लेकिन वो अरबपति बन गए हैं? कर्म उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, अपने आप को डिसिप्लिन नहीं किया है, लेकिन वो अरबपति बन गए। कितने लोग ऐसे हैं? कमेंट करिए। देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी वास्तु नहीं होती है, मैं खुद एक एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये जो हमारी एक अनमोल विद्या है जो ऋषियों ने दी है, इसे अंधविश्वास के तौर पे मत समझिए। ये एक साइंस है। इसे अगर आप साइंटिफिक वे में, लॉजिकल वे में समझेंगे और आप अपने आप को इन एनर्जीज के हिसाब से अलाइन करेंगे, तब आपकी लाइफ ज़रूर बदल जाएगी। लेकिन अगर आप सिर्फ इसे अंधविश्वास के नाम पर समझेंगे, सिर्फ आंख बंद करके समझेंगे, बिना कुछ इसके पीछे का लॉजिक जाने, बिना कुछ इसके बारे में फाउंडेशन, इसका बेस जाने, तो फिर आप भटक जाएंगे। आप खुद बताइए, आज की डेट में अगर आपको एक रिच पर्सन मिले जो बहुत नॉलेज रखता है फाइनेंस के बारे में, आपको कहे कि मैं आपको अभी 100 करोड़ रुपए देता हूं, मुझे आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर प्लान लिख के बताओ कि इस 100 करोड़ को कैसे इन्वेस्ट करोगे और कैसे 1.5 से 2 साल में इस पैसे को डबल करोगे, या इतने परसेंट, 40% का इंक्रीज लाओगे या 25% का इंक्रीज लाओगे, कैसे इंक्रीज कैसे लाओगे इस पैसे में, कैसे मनी को बढ़ाओगे। बहुत से लोग ये प्लान नहीं बता पाएंगे और इस चक्कर में वो व्यक्ति पैसा भी नहीं देगा। इसका मतलब समझे आप, जो व्यक्ति प्रिपेयर रहता है, जो व्यक्ति डिजर्व करता है, उसे ही चीज मिलती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको आपके एनर्जीज के हिसाब से फल नहीं मिलेगा, फल तो मिलने को है, प्रकृति तो आपको सब कुछ देने के लिए रेडी है, लेकिन क्या आप प्रिपेयर हो? तो इसीलिए अगर आपको लगता है 2026 में एनर्जी शिफ्ट होने वाला है, तो आज की जो इस एपिसोड की थीम है दी एनर्जी साइंस वास्तु के ऊपर, वो कुछ इस तरह से रखी गई है कि घर, पैसा, ऑफिस, स्टडी, इनको एक एनर्जी लेवल पर कैसे देखा जा सकता है और अपने आप को किस तरह से अलाइन करके सही में अपनी लाइफ को चेंज किया जा सकता है। और आज के इस वीडियो में आपको सिर्फ आप लोगों में से ही कुछ लोगों के द्वारा पूछे हुए सवाल के जवाब के माध्यम से बेनिफिट नहीं मिलेगा सिर्फ, बल्कि आपको इस वीडियो के एंड में सेल्फ असेसमेंट का मौका भी मिलेगा। आप देख पाएंगे कि 0 से 10 स्कोर के बीच में आप कहाँ खड़े हो और आप क्या 2026 के लिए प्रिपेयर हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके पहले उन सवालों को देखते हैं जो आप लोगों के द्वारा ही पूछा गया है, उसके बाद फिर सेल्फ असेसमेंट करेंगे जिसमें आप लोग खुद अपने आप को नंबर देंगे और एंड में देखेंगे कि आप लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हो। सबसे पहला सवाल है स्मृति जी का, क्या सिर्फ डायरेक्शन सही होने से घर का वास्तु ठीक हो जाता है? स्मृति जी, सबसे पहले आप ये समझिए कि वास्तु क्या है। वास्तु इज द मैनेजमेंट ऑफ एनर्जी। ये कोई एक दिशा, एक व्यवस्था, एक रूम की बात नहीं है, ये प्रॉपर बैलेंस की बात है, प्रॉपर एनर्जी मैनेजमेंट की बात है। आपकी बॉडी में जैसे देखा जा सकता है कि सिर्फ हाथ का स्ट्रांग होना ज़रूरी नहीं है, हमें सिर्फ कर्म नहीं करना है हाथों से, हमें पैरों से भी करना है। तो हमारे पैर भी स्ट्रांग होने चाहिए कि हम भाग दौड़ कर पाएँ, हमारी बुद्धि भी स्ट्रांग होनी चाहिए जिससे हम सोच पाएँ। तो इसी तरह हमें ये समझना है कि हमारे घर में डायरेक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट होती ही है, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं। डायरेक्शंस हो गया, मेन डोर हो गए, हमारी खिड़कियाँ हो गई, विंडो हो गई। क्यों? क्योंकि हमें मैनेजमेंट करना है एनर्जी के फ्लो का, हमें एनर्जी को बैलेंस करना है। अगर कोई एनर्जी बाहर से अंदर आ रही है तो हमें प्रॉपर उसके बाहर जाने का मार्ग भी बनाना है जिससे हमारे घर के अंदर फ्रेशनेस बनी रहे, हमारा मूड एक पॉजिटिविटी की तरफ अलाइन रहे। तो अगर देखा जाए तो वास्तु में सिर्फ डायरेक्शन नहीं देखी जाती है। और एक चीज़ और, वास्तु सिर्फ घर का नाम नहीं है। लोग कहते हैं रेसिडेंशियल वास्तु, कमर्शियल वास्तु, ये तो है ही, लेकिन वास्तु को और डेप्थ में जाए तो वास्तु आपके माइंड, बॉडी, सोल तीनों पर इफेक्ट डालता है। तो अगर आसपास का एनवायरनमेंट सही है, आपने एनर्जी को अलाइन करके रखा है, यही तय करेगा कि आपका
फिजिकल बॉडी किस तरह की होने वाली है फ्यूचर में, मतलब वो स्वस्थ रहेगी या रोगों से घिर जाएगी। मेंटल बॉडी कैसी रहने वाली है, मतलब आप मेंटली स्ट्रांग होगे या वीक हो जाओगे। सोल, आप स्पिरिचुअली अपग्रेड होगे या फिर आप अधर्म के रास्ते में आगे बढ़ते जाओगे, क्योंकि सब कुछ एनर्जी है। तो इसलिए हम इसे सिर्फ डायरेक्शन बेस पे नहीं देख सकते। अभय जी का सवाल है कि बेडरूम का वास्तु ज़्यादा किस पर इफेक्ट करता है, रिलेशनशिप पर या फिर नींद पर? देखिए, बेडरूम का वास्तु जो है ये इफेक्ट करेगा आपकी लाइफ पर। वैसे भी रिलेशनशिप खराब होगा तो नींद तो रातों की उड़ जानी है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बेड में जाके आपस में एक हैप्पी मोमेंट, डिस्कशन, ऐसे टाइम नहीं बिताते हैं, वो उसको एक रेसलिंग रिंग बना देते हैं। रात में होती हैं लड़ाइयाँ, पूरी रात भर लड़ाई में निकल जाता है, मेंटल स्ट्रेस में निकल जाता है, और इसका रिजल्ट क्या होता है? आपस में मतभेद, मनभेद, और साथ में वर्किंग स्पेस पे भी हमें इसका इफेक्ट देखने को मिलता है, और व्यक्ति अपने करियर में भी आगे नहीं बढ़ पाता है। क्यों? क्योंकि डिसीजन नहीं ले पाता है। तो अगर आप कहें कि बेडरूम वास्तु, तो अगर बेडरूम अकॉर्डिंग टू वास्तु अलाइन नहीं है तो लाइफ खराब होगी। वो फिर चाहे रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से हो, नींद तो वैसे ही उड़ जानी है, चाहे फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे जैसे भी। अगला सवाल है नितेश जी का, अगर घर सुंदर, मॉडर्न है, वेल इंटीरियर है, लेकिन यहाँ शांति फील नहीं होती, तो इसका क्या कारण है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लोग इंटीरियर पे तो ध्यान देते हैं, मैंने ऑलरेडी इस पर डिटेल वीडियो भी बनाया था, लेकिन लोग एनर्जी पे ध्यान नहीं देते। जब आप घर में लाखों करोड़ों रुपए लगाते हो और आप अपने लिए एक अच्छा इंटीरियर डिज़ाइनर चुनते हो, जो कि बुरी बात नहीं है, इंटीरियर होना चाहिए, क्योंकि हमारे आसपास का एम्बियंस जैसा होता है हमारा मूड भी वैसा होता है, लेकिन वो इंटीरियर नेचर से कनेक्ट होना चाहिए। नेचर से कनेक्ट का ये मतलब नहीं कि घर में पेड़ पौधे लगा दिए। नेचर से कनेक्ट का मतलब ये है कि प्रॉपर एनर्जी अलाइनमेंट होना चाहिए, कहाँ पे क्या होना चाहिए, किसके बीच में कितना डिफरेंस होना चाहिए, फर्नीचर को कैसे अलाइन करना है, फर्नीचर को कैसे रखना है, घर के कलर कॉम्बिनेशंस कैसे होने चाहिए, उसके माइंड में क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं, ये सब चीज़ का ध्यान देना चाहिए। आर्टिफैक्ट्स कैसे लगा रहे हैं हम घर में, पेंटिंग्स कैसी लगा रहे हैं, उसका हमारे माइंड पे या हमारे बच्चों के माइंड पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो कैसी एनर्जी रिलीज कर रही है, ये सब चीज़ देखना पड़ता है। तो इंटीरियर कराना बुरी बात नहीं है, लेकिन बिना अवेयर हुए, बिना प्रकृति से अवेयर हुए, बिना वास्तु को जाने, बिना साइंस ऑफ एनर्जी को जाने अगर इंटीरियर आप कराते हैं तो ये आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। उदय जी पूछ रहे हैं, क्या ऑफिस का वास्तु एम्प्लॉय टर्नओवर को कम कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकता है। इसलिए कर सकता है क्योंकि बहुत से ऑफिस में मैंने देखा है कई बार एम्प्लॉयज़ की पोजीशन ऐसी जगह में होती है कि उनके बीच आपस में चलती ही नहीं है, जेलसी रहती है, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, वो किसी एक विजन में काम कर ही नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो विजन रहता है, जो ऑफिस का, जो कंपनी का विजन रहता है, वो अलाइन हो ही नहीं पाते हैं। उनको लगता है कि मैं जिस ढंग से काम कर रहा हूँ यही सही है। फिर हमारे सीनियर्स, हमारे लीडर्स कुछ भी बताएं, वो उस पर भरोसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है काम तो ऐसे ही होता है। तो जहाँ पे थोड़ा सा ऐसा कल्चर रहता है, ये कल्चर भी किस कारण से होता है? एनवायरनमेंट के कारण से होता है। तो अगर आपने रॉन्ग डायरेक्शन में अपने एम्प्लॉयज़ को बैठा दिया है या फिर हाई फायर एलिमेंट के जोन में अपने एम्प्लॉयज़ को बैठा दिया है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये सब चीज़ ज़्यादा बढ़ेगी। और जब ये चीज़ें बढ़ती है तो वो डिसीजन नहीं ले पाता है, वो सुन नहीं पाता है कि हमारे सीनियर्स क्या कह रहे हैं, और प्रॉपर फॉलो नहीं करेगा। तो अल्टीमेटली जैसा एम्प्लॉय काम करेगा वैसे ही तो कंपनी आगे बढ़ेगी। नेहा जी का अगला सवाल है कि आपके हिसाब से कमर्शियल वास्तु में सबसे पहले क्या देखना चाहिए? देखिए, आपको सबसे पहले एक चीज़ बताऊं कि जब कमर्शियल वास्तु देखा जाता है तो ऐसे तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, पैरामीटर्स हैं जिनको एनालिसिस किया जाता है, लेकिन फिर भी आपने जैसे पूछा सबसे पहले क्या देखना चाहिए, तो दो चीज़ें सबसे पहले देखना चाहिए। एक तो मेन डोर। मेन डोर इसलिए क्योंकि हमारी जितनी भी एनर्जी अंदर आ रही है वो मेन डोर से ही आ रही है। ठीक हमारी बॉडी में जैसे हम जैसा खाना खाते हैं वैसा हमारे अंदर प्रभाव पड़ता है, तो हमारे बॉडी का मेन डोर हमारा माउथ है। इसी तरह हमारे ऑफिस, हमारे घर का मेन डोर उसका माउथ है। तो वो सबसे पहले देखना चाहिए कि वहाँ से जो भी एनर्जी आ रही है कैसी एनर्जी आ रही है, ये हमें तरक्की देने वाली एनर्जी आ रही है या ब्लॉकेजेस देने वाली एनर्जी आ रही है। और दूसरा देखना चाहिए बॉस यानी कि ओनर का केबिन। वो इसलिए देखना चाहिए क्योंकि जितनी भी लीडरशिप है, जितने भी डिसीजन मेकिंग है, वो वहीं से फ्लो होने हैं, वहीं से पूरे डिसीजन लिए जाएंगे, वहीं से पूरे सजेशन दिए जाएंगे, वहीं से पूरा गाइडेंस दिया जाएगा। तो आप ये समझ लो, अगर जो बॉस की केबिन है जहाँ ओनर बैठते हैं या CXOs बैठते हैं, अगर वो गड़बड़ हुई, वो मिसअलाइन हुई एनर्जी से, तो वहाँ के डिसीजन खराब होने लगेंगे। ओनर्स गलत डिसीजन लेने लगेंगे, गलत लोग को हायर करने लगेंगे, गलत लोग को फायर करने लगेंगे, गलत डील्स करने लगेंगे, रिलेशनशिप बिल्डअप मार्केट में नहीं कर पाएंगे। हो सकता है अगर वो ऐसे जोन में बैठे हैं जो कन्फ्यूजन देता है, क्लैरिटी नहीं देता विजन में, तो कभी भी अपना टारगेट नहीं पा पाएंगे। ऐसे जोन में बैठे हैं जो हमारी सोशल नेटवर्किंग को वीक करता है,
तो सोशल नेटवर्किंग नहीं होगी तो बिजनेस तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले कमर्शियल वास्तु में बॉस का केबिन और मेन डोर ये देखना चाहिए, और ऐसे तो फिर बहुत पैरामीटर है, किसी को भी निग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। निधि जी का अगला सवाल है, रिसेप्शन का डिजाइन ग्रोथ को अट्रैक्ट करता है या फिर इंप्रेशन को? देखिए आपको एक चीज बताएं, जो रिसेप्शन का डिजाइन कराया जाता है वो तो नो डाउट इंप्रेशन देता ही है, क्योंकि सबसे पहले व्यक्ति जब भी इंटरेक्ट करता है, आपके ऑफिस में एंटर होता है, तो वो रिसेप्शन देखता है। वहाँ ये डिपेंड होता है कि इसका मूड कैसा होने वाला है, वहाँ का कल्चर, माहौल और एम्बियंस को देख के। लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जैसे अभी मैंने इंटीरियर डिज़ाइन का आपको एग्जांपल दिया था पहले क्वेश्चन में जो पूछा गया था, कि अगर रिसेप्शन में सिर्फ ये चीज़ देखी गई है कि यहाँ का एम्बियंस अच्छा हो और इस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया गया है कि यहाँ की एनर्जी अलाइन हो, तो पता क्या होता है, बहुत से आपने ऐसे कैफ़े रेस्टोरेंट देखे होंगे जो बहुत अच्छे डेकोरेटेड हैं, वहाँ का इंटीरियर बहुत बढ़िया है, लेकिन वो खाली रहते हैं, वो नहीं चलते हैं। उससे ज़्यादा बाहर अगर देखा जाए, रोड में खड़ा पिंटू चाट वाला कमा लेता है, डेली की अर्निंग 10,000 20,000 रुपए की कर लेता है, डेली की काउंटर मनी। और बहुत से कैफ़े ये अचीव भी नहीं कर पाते हैं। क्यों? एनर्जी। अगर एम्बियंस ही सब कुछ होता तो फिर आप सोचो ना, इतना महंगा जब 10-10 20-20 लाख लोग इंटीरियर में खर्च कर रहे हैं, तो फिर रेस्टोरेंट, कैफ़े, होटल्स क्यों नहीं चल रहे हैं? आपको एनर्जी को अलाइन करना पड़ेगा। और वहीं पिंटू चाट वाला चल जा रहा है, लेकिन हर पिंटू चाट वाले भी नहीं चल रहे। सब कुछ एनर्जी है, कहाँ पे खड़ा है वो व्यक्ति, उधर की एनर्जी क्या है, उसका कल्चर क्या है। और एनर्जी सिर्फ, मैं फिर बोल रहा हूँ, एनर्जी सिर्फ आसपास के मतलब एनवायरनमेंट की नहीं होती, खुद के माइंड, बॉडी, थॉट्स की भी होती है, वो भी इम्पैक्ट डालता है। रिसेप्शन में आप किसको बैठा ले हो, उसका माइंड, उसका बिहेवियर कैसा है। अगर वो बहुत निगेटिव पर्सन है, वो पूरा वहाँ पे पूरे दिन नेगेटिविटी रिलीज करेगा, जो भी व्यक्ति आएगा उससे इंटरेक्ट होगा वो खुद नेगेटिव हो जाएगा, तो वो कैसे आपके बिजनेस से जुड़ेगा। इसीलिए रिसेप्शन में ऐसे व्यक्ति को बैठाया जाता है जो काम हो, कूल हो, बहुत अच्छे से प्रेशर को हैंडल कर ले। अगर कोई मतलब कस्टमर आके शिकायत कर रहा है तो उसे पॉजिटिविटी के साथ और बहुत शांति से हैंडल करे, ये नहीं कि उल्टा क्रोधित हो जाए क्लाइंट पे। तो इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि इंटीरियर नो डाउट बड़े होटल्स में कराया जाता है, रेस्टोरेंट में कराना भी चाहिए, क्योंकि वो एक क्लास है, सबका अपना अपना सेगमेंट है, लेकिन एनर्जी अलाइनमेंट को नहीं भूलना चाहिए। अगला क्वेश्चन है राहुल जी का, अगर बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा हो तो पहले स्ट्रेटजी चेंज करें या फिर स्पेस? देखिए राहुल जी, स्पेस और स्ट्रेटजी की बात ही नहीं है, स्पेस को चेंज करना ही स्ट्रेटजी के अंदर आता है। आपको तो ये देखना है कि अगर बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है तो उसका कारण क्या है। अगर उसका कारण लीडरशिप है या फिर कोई एम्प्लॉई है या फिर वहाँ का कल्चर है तो उसे चेंज करिए। और अगर लगता है सब कुछ ठीक ठाक है फिर भी बिजनेस नहीं चल रहा, एम्प्लॉयज़ भी अच्छे हैं फिर भी रिटर्न नहीं आ रहा, डिसीजन भी सही ले रहे लेकिन वर्क ही रुक जाता है, काम तो फुल स्पीड से करना चाहते हैं, डिसीजन भी सही ले रहे लेकिन कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं, काम डिले हो जाता है, डील्स हाथ से निकल जाती हैं, तो फिर कहीं ना कहीं एनर्जी में दिक्कत है, एनर्जी अलाइनमेंट में दिक्कत है। फिर आपको एनर्जी अलाइनमेंट टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी वास्तु की। तो ये जो स्पेस चेंज करने की बात है ये अल्टीमेटली स्ट्रेटजी के अंदर ही आता है। स्ट्रेटजी मतलब आपको जो भी स्ट्रेटजीज यूज़ करनी पड़े अपने बिजनेस को ग्रो कराने के लिए वो आप यूज़ करिए। अगला सवाल है अनिल जी का, स्टडी टेबल सही हो फिर भी फोकस क्यों नहीं आता? देखिए एक चीज़ आपको बताएं, बात सिर्फ स्टडी टेबल की नहीं रहती है किसी एक स्टूडेंट के रूम में, बात रहती है कि क्या वो रूम क्लीन है, क्लटर फ्री है, सब चीज़ व्यवस्थित है। क्यों? क्योंकि आप खुद देख लो, कभी ट्राई करिएगा, रूम को पूरा फैला दीजिएगा, कहीं कपड़े बिखरा दीजिएगा, कहीं कॉपी किताब सब चीज़ बिखरा दीजिएगा, आपको खुद बहुत अजीब सा लगेगा, आपका मन एक तरफ बिल्कुल इफेक्टिवली नहीं लग पाएगा, आपको डिस्ट्रक्शन सा महसूस होगा। सब चीज़ वेल मैनेजमेंट होनी चाहिए, सब चीज़ वेल मैनेज्ड होनी चाहिए, रूम क्लटर फ्री, साफ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि इसका माइंड पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। रूम में कलर कॉम्बिनेशन कैसे है, हमेशा स्टूडेंट के रूम में लाइट कलर्स होनी चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा कि कभी भी अगर हम किसी शोक सभा में जाते हैं तो ज़्यादातर लोग वाइट कलर पहनते हैं। क्यों? क्योंकि वाइट कलर जितनी भी लाइट होती है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, उसको एब्जॉर्ब नहीं करता। तो अगर कोई निगेटिविटी है भी तो वो रिफ्लेक्ट कर देगा, एब्जॉर्ब नहीं करेगा। वहीं ब्लैक कलर गर्मी में पहनने से क्यों मना किया जाता? ब्लैक कलर सारी लाइट्स वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे बॉडी की हीट बढ़ जाती है। तो इसीलिए ब्लैक कलर कम पहनने को बताया जाता। क्यों? क्योंकि अगर नेगेटिव एनर्जी भी वहाँ होगी तो वो उसे भी एब्जॉर्ब कर लेगा, जो आपके लिए हानिकारक हो सकती है। तो इसलिए बच्चों के रूम का जो कलर कॉम्बिनेशन है वो बहुत लाइट रखना चाहिए और वेल मैनेज्ड होना चाहिए। और टेबल, नो डाउट टेबल डायरेक्शंस भी अच्छी होनी चाहिए, या तो नॉर्थ की तरफ हो या ईस्ट की तरफ, तो आपको इस पर रिजल्ट ज़रूर देखने को मिलेंगे। ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, लेकिन ये एक बेसिक पैरामीटर्स है जो हर किसी को मालूम होना चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमें कहीं भी पेड कंसल्टेशन लेने की ज़रूरत नहीं है,
जहाँ ज़रूरत है वहीं लेनी चाहिए। राघव जी का सवाल है, अगर वास्तु साइंस है तो सबका रिजल्ट सेम क्यों नहीं आता? देखिए, वास्तु साइंस तो है, लेकिन मैंने क्या कहा, वास्तु कस्टमाइज तौर से काम करती है, जिसे एस्ट्रो वास्तु कहा जाता है। अब ऐसे तो दवा भी है, हर किसी को एक सी दवा नहीं लगती, तो क्या मेडिकल फील्ड को साइंस मानना छोड़ दे? एलोपैथिक दवा है, किसी का काम हो जाता है, किसी का मर्ज ठीक नहीं होता। कोई आयुर्वेद से ठीक हो जाता है, लेकिन कोई ठीक नहीं होता। तो क्या माने, इनको नहीं माने साइंस? देखिए, साइंस तो है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका कर्म, आपका बिहेवियर, आपका माइंड किस तरह से काम कर रहा है, आपकी बॉडी, आपके बॉडी का नेचर, जो प्रकृति है, मतलब जिसे हम वात पित्त कफ कहते हैं, वो किस तरह की है। बॉडी में हीट ज़्यादा जनरेट होती है, या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, या फिर कोल्ड कफ जैसी प्रॉब्लम, मतलब हमें ठंड ज़्यादा लगती, कैसी प्रॉब्लम है, उस हिसाब से वास्तु सेट होता है। और ये कैसे पता चलता है? हमारी हॉरोस्कोप से, हमारे प्लैनेट कैसे हैं, हमारी बॉडी, जब हम मतलब जन्म लिए तब क्या कॉम्बिनेशंस था प्लैनेट्स के बीच में, क्या पोजीशंस थी उनकी अलग अलग ग्रह में, क्या वो दर्शाते हैं, पिछले कार्मिक डेट हम क्या लेके आए हैं जिसके कारण हमें कौन से रोग भोगने पड़ेंगे। तो ये सब चीज़ एस्ट्रोलॉजी से समझ के जब वास्तु को कस्टमाइज किया जाता है, जब देखा जाता है इसकी बॉडी किस तरह की है, इसे ईस्ट या साउथ तरफ के रूम जमेंगे या फिर वेस्ट और साउथ वेस्ट तरफ के रूम ज़्यादा सुटेबल रहेंगे, तरक्की के तौर से, स्वस्थता की तौर से, हर तरह से। तो इस तरह से जब कस्टमाइज किया जाता है तब काम होता है। आजकल आप देखो तो मेडिकल फील्ड में भी डायग्नोस किया जाता है, उसके बाद देखा जाता है कि दवा कौन सी चलानी है। तो इसीलिए सिर्फ एक जनरल वास्तु टिप से सबको फर्क नहीं पड़ता, बहुत को पड़ जाता है, लेकिन सबको नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ये इतनी हल्की चीज़ थोड़ी ना है, ये साइंस है, ये टेक्निक है, ये लॉजिक है, तो इसको आपको समझना होगा। आखिरी सवाल भावना जी का, 2025 के लिए कौन सा वो एक वास्तु अवेयरनेस टिप है जो हर फैमिली को पता होनी चाहिए? भावना जी, 2026 के लिए जो सबसे ज़रूरी वास्तु टिप है वो फैमिली को ये पता होनी चाहिए कि वास्तु सिर्फ घर की चार दीवारी नहीं है, वास्तु सिर्फ स्पेस का नाम नहीं है कि आपका ऑफिस, आपका घर। वास्तु मतलब आपकी बॉडी, आपकी बॉडी का भी वास्तु है, क्योंकि वास्तु में वास्तु पुरुष के बारे में दिखाया गया है, वास्तु पुरुष की बॉडी के हिसाब से ही वास्तु होता है। वास्तु का मतलब आपका माइंड वास्तु, क्या माइंड को भी आप ट्रेन कर रहे हो वास्तु के हिसाब से? क्या आपको रहने की कला आती है? वास्तु सिर्फ मैनेजमेंट ऑफ एनर्जी नहीं है, वास्तु रहने की कला भी है, वास्तु प्रॉपर फ्लो ऑफ एनर्जी भी है, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेंटिलेशन भी है। तो ऐसी बहुत, वास्तु कोई एक छोटी मोटी चीज़ नहीं जिसको एक डेफिनेशन से नापा जा सके। तो अगर फैमिलीज़ की बात है तो फैमिली को सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि हम लोगों को अपनी बॉडी को, मतलब कि स्वास्थ्य को, अपनी दिनचर्या को, मेंटल यानी अपने माइंड को मेंटल तौर से स्ट्रॉन्ग करना है, बॉडी को फिजिकल तौर से स्ट्रॉन्ग करना है, और फिर अलाइन करना है अपनी डेस्टिनी के हिसाब से। तब प्रकृति आपको जो देना चाहेगी आप उसको रिसीव करने योग्य बनोगे। चलिए, अब समय आ गया है सेल्फ असेसमेंट का। मैं यहाँ पे एक एक करके सवाल बोलूँगा, और अगर आप वो करते हो, पॉजिटिव वे में आंसर है तो अपने आप को 1 मार्क दीजिएगा, और अगर वो चीज़ नहीं आपके साथ घटित होती है या नेगेटिव वे में आंसर है तो अपने आप को 0 दीजिएगा। फिर एंड में हम देखेंगे कि आपका स्कोर क्या है और आप कहाँ पे खड़े हो। पहला सवाल, क्या आपके घर और रूम में नेचुरल लाइट और एयर फ्लो की प्रॉपर सुविधा है? इसका मतलब क्या प्रॉपर वेंटिलेशन है, खिड़की, दरवाजे? और अगर ये है तो अपने आप को 1 नंबर देना, वरना 0 देना। और एक चीज़ और बोलूँगा, जिनके यहाँ प्रॉपर वेंटिलेशन है लेकिन वो 7:30-8 बजे के बाद उठते हैं, जब सबसे ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी फ्लो होती है, वो सो रहे होते हैं, उनके खिड़की दरवाजे बंद होते हैं, वो 10-10 बजे तक उठते हैं, 11-11 बजे तक, तो वो लोग भी अपने आप को 0 देंगे। वो लोग यही समझेंगे कि उनके यहाँ प्रॉपर वेंटिलेशन की सुविधा नहीं है। तो आप ये बात देखना सिर्फ है क्या उसका उपयोग कर पा रहे हो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो वो ना के बराबर समझो कि नहीं है आपके यहाँ प्रॉपर वेंटिलेशन डोर और विंडो में, तो आप 0 दीजिए। और अगर आपके यहाँ सुबह से दरवाजे खिड़कियाँ खुल जाती हैं और प्रॉपर उसकी सुविधा है कि प्रॉपर फ्रेश एयर फ्लो हो सुबह के एटलीस्ट 7-7:30 बजे, तो आप अपने आप को 1 मार्क दीजिएगा। अगला सवाल, क्या आपका बेडरूम, किचन और नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर हमेशा साफ सुथरा यानी कि क्लटर फ्री रहता है? अगर हमेशा इसे साफ सुथरा रखते हो तो अपने आप को 1 नंबर देना, वरना 0 दे दीजिएगा। तीसरा सवाल, क्या आपके घर में वाटर लीकेज, ड्रेनेज या सीपेज इश्यूज हैं? मतलब कि क्या नल से पानी टपकता है या ड्रेनेज इश्यूज हैं, या जैसे दीवालों में जिसे हम कहते हैं सीट, सीढ़न, अलग अलग वर्ड बोले जाते हैं सीपेज के। अगर ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं तो 0 दीजिए, और अगर ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है तो 1 मार्क दीजिए। क्या आप अपने घर में काम फील करते हो? क्या आप अपने घर में बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं रहते हो? जब भी आप घर आते हो बहुत अच्छा मन रहता है, प्रसन्न रहते हो, शांति फील करते हो, तो 1 नंबर देना। अगर घर में भी एंजाइटी, डिप्रेशन, प्रेशर में हो तो 0 दे देना। क्या फैमिली में सभी मेंबर्स के बीच में स्ट्रॉन्ग एंड हैप्पी बॉन्डिंग है? अगर है तो 1 मार्क देना, और अगर विचार मतभेद हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, इश्यूज हैं फैमिली में, तो 0 मार्क देना।
अगला क्वेश्चन, आपके सोचे हुए काम डिले होते हैं? अगर आपका हर काम परफेक्ट टाइम पे हो जाता है, आप अचीव कर लेते हो कमिटमेंट के अनुसार कि जब जो करना है वो कर दिए, तो 1 मार्क देना। अगर चीज़ें डिले हो जाती है, आज की चीज़ें कल पे टल जाती है या और आगे बढ़ जाती है, तो 0 दे देना। अगर आप स्टडी करते हैं तो क्या 30 मिनट तक बिना डिस्ट्रैक्शन के एक साथ बैठ पाते हैं? अगर आपके घर में कोई भी स्टूडेंट है, बच्चा है, अगर 30 मिनट भी लगातार बैठ लेता है पढ़ने विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, तो 1 देना, वरना 0 दे देना। क्या आपका स्पेस आपको एक्टिव फील कराता है या फिर आपको आलस सा आता है, लेजीनेस फील होती है? काम करने का मन तो करता है लेकिन कर नहीं पाते हैं, थकावट लगती है। अगर ऐसा है तो 0 देना, और करते हो, एक्टिव रहते हो, चाहे वो ऑफिस का स्पेस हो चाहे घर का, तो 1 देना। अगला सवाल, क्या मनी फ्लो आपकी लाइफ में है या फिर अभी स्टेबिलिटी नहीं है? अगर है तो 1 देना, वरना 0 दे देना। आखिरी सवाल, क्या माइंड में ओवर थिंकिंग और एंजाइटी फील करते हो? अगर आपको ओवर थिंकिंग होती है, डर लगता है, एंजाइटी फील होती है, क्या होगा मेरा, क्या होगा मेरे फ्यूचर का, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, कभी कभी बहुत कन्फ्यूजन सा लगता है, तो 0 दे देना, वरना 1 मार्क दे देना। अगर बिल्कुल क्लियर कट हो, विजन क्लियर है, प्रॉपर काम कर रहे हो, अलाइन हो कि हाँ हर हाल में मुझे अपना लक्ष्य पाना है और दिन रात मेहनत कर रहे हो, तो नंबर 1 दे देना। तो चलिए अब बारी आती है रिजल्ट की। आप लोगों को बताते हैं कि आपके जो नंबर हैं उस हिसाब से आप कहाँ स्टैंड करते हो। जिसके भी नंबर 0 से 4 के बीच में आए हैं वो समझ लो कि डेंजर जोन में हो। फिर मैटर नहीं करता राशि कौन सी है, मूलांक कौन सा है, इंटरनेट का कोई वीडियो काम नहीं आएगा जब तक अपने आप को अलाइन नहीं करोगे। आप डेंजर जोन में हो, जल्दी से इस पे एक्शन लो और चीज़ों पे वर्क करो। जिनके 5 और 6 पॉइंट हैं वो ये समझ लीजिए कि पोटेंशियल तो है पर डायरेक्शन नहीं। आपके स्पेस पे पोटेंशियल है, आप चीज़ों से निकल सकते हो, अपनी प्रॉब्लम से निकल सकते हो, लेकिन फंसे इसलिए हो क्योंकि आपको प्रॉपर अवेयरनेस नहीं है। आपसे चीज़ों में चूक हो रही है, कहीं ना कहीं कुछ छूट रहा है आपसे, कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हो रही है कि एक तरफ से अगर पॉट में पानी भर रहा है तो एक बारीक सा सुराग उस पूरे पानी को निकाल रहा है, तो एनर्जी जो मिल रही है वो ड्रेन होती जा रही है। अगर आपके पॉइंट 7 और 8 में है तो आप ये समझ लो कि लगभग आप पार्शियल अलाइन हो, बस आप कुछ ही दूर हो। अगर आप निरंतर मेहनत करोगे और सजग रहोगे और अपनी स्पेस को प्रॉपर द साइंस ऑफ एनर्जी के हिसाब से अलाइन कर दोगे, तो आपके वो हर सपने पूरे होंगे जो आप चाहते हो। फिर वो रिलेशनशिप से जुड़े भी हो सकते हैं, पैसों से जुड़े भी हो सकते हैं, लाइफ के करियर से भी जुड़े हो सकते हैं, और ये हर किसी पे लागू होता है। मैटर नहीं करता उसकी एज क्या है, मैटर नहीं करता उसका प्रोफेशन क्या है। और अगर आप 9-10 में हो तो आप ये समझ लो कि आप प्रकृति के साथ अलाइन चल रहे हो। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आपको मेंटेन रखने की इस चीज़ को ज़रूरत है, क्योंकि कहा गया है कि सक्सेस या टॉप में जाना बड़ी बात नहीं है, वहाँ पहुँच के उस चीज़ को मेंटेन रखना ये बड़ी बात है। तो अगर आप 9-10 में हो तो बहुत अच्छी बात है, बधाई हो, लेकिन इस चीज़ को मेंटेन रखिएगा, हमेशा अवेयर रहिएगा और ये समझ के रहिएगा कि हमें अपने आप को, खुद को एनर्जी के हिसाब से कैसे अलाइन रखना है। तो चलिए आज का तो ये वीडियो हो गया, आपको समझ में आ गया आप कहाँ पे हैं, आपके स्कोर क्या थे, कमेंट करके बताएं हमें, और साथ में इस वीडियो को लाइक करके उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जिसको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि अगले हफ्ते की Q&A थीम जो है वो ये है कि हम अपनी लाइफ में निगेटिव पीपल्स को हमेशा अट्रैक्ट क्यों कर लेते हैं, और अगर वो अट्रैक्ट हो जाते हैं तो इनको डील कैसे किया जा सके। और अगर इससे जुड़े आपके मन में किसी भी तरह के क्वेश्चन है तो आप कमेंट करिए या फिर हमें मेल करिए। अगले हफ्ते हम आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है 2026 में, क्योंकि 2026 है लीडरशिप का साल, डिसीजन मेकिंग का साल, 2026 है एनर्जी शिफ्ट का ईयर। और जो भी व्यक्ति इमोशनली स्ट्रांग नहीं होगा 2026 में, जो भी व्यक्ति अपनी फिजिक की ओर ध्यान नहीं देगा 2026 में, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं फेलियर को फेस कर सकता है। तो इसलिए हमें फिजिकली मेंटली स्ट्रांग होना 2026 में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये AI एरा भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और जो अपने आप को मैनेज करना सीख लेगा वही व्यक्ति सक्सेस को अचीव कर पाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते इस एपिसोड में, तब तक के लिए हर हर महादेव।